नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022। आज की इस वीडियो का अपना एक ही उद्देश्य रहेगा कि रीट 2022 की जो पात्रता परीक्षा है उसको पास करने की जो अंतिम रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें आगे की है वो तैयारी करनी चाहिए कि हमें मतलब जो गिने चुने दिन बचे हैं अंतिम दिन उसमें हम है वो सर्वोत्तम कर सकते हैं। तो ये रणनीति उन विद्यार्थियों के लिए विशेषकर कारगर साबित होगी जो मतलब न्यू स्टूडेंट है, जिनकी तैयारी है वो लंबी नहीं थी, बहुत ही कम टाइम में इन्होंने है वो तैयारी की है। तो एकदम से ये माइंडसेट तैयार कर बैठे हैं कि पात्रता क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो ये वीडियो आपके लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो एकदम से फिक्स है, निश्चित हो चुकी है। 23 और 24 जुलाई की एग्ज़ाम होने वाली है और आज है वो 3 जुलाई हो चुकी है और अब है वो आपके 20 दिन बचे, 20 भी नहीं बचे। अगर हम बात करें तो आपके इसमें है वो लगभग आप मान के चलिए 2 दिन आपके बाद में डिस्टर्ब हो जाएंगे एग्ज़ाम से पहले। इन 2 दिनों में आपकी है वो लगभग पढ़ाई नहीं होने वाली है। आपके पास पढ़ाई करने के लिए केवल 18 दिन बचे। इन 18 दिन में आप क्या बेस्ट कर पाते हैं ये आप पर डिपेंड है, ठीक है। तो आप ये मान के चले कि आपके पास केवल 18 दिन है और इन 18 दिनों में मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ कि रीट का जो एग्ज़ाम है वो मैं क्वालिफाई कर सकूँ। तो आपकी एग्ज़ाम है वो 23 जुलाई को फर्स्ट पारी में L1 का एग्ज़ाम होगा और सेकंड पारी में L2 का एग्ज़ाम होगा और 24 तारीख को फर्स्ट पारी में L2 का और सेकंड पारी में भी L2 का एग्ज़ाम होगा। L2 का एग्ज़ाम आपके है वो 3 पारी में होने वाला है और L1 के जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कम होने की वजह से आपका एग्ज़ाम है वो 23 तारीख को फर्स्ट पारी में होने वाला है। और अब की बार जो परीक्षा केंद्र है वो आपको जिला मुख्यालय से दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, सभी केंद्र है वो जिला मुख्यालय पर ही स्थापित होंगे। तो ये क्लियर हो चुका है। अब वे विद्यार्थी जो खुद को ये मान रहे हैं कि मेरा मतलब रिवीजन है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो उनको लिए मैं बता दूं कि आपको ये करना चाहिए कि जो आपका मतलब पार्ट है, ठीक है, तो पार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो दोनों लेवल में आपकी साइकोलॉजी सेम आती है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। तो आपको साइकोलॉजी के लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं, कम से कम वो तो आपको क्लियर करने चाहिए कि वहाँ से है वो जो पार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो सवाल है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसे बाल विकास का पार्ट आता है तो बाल विकास के पार्ट से कम 5 से 6 सवाल बनते हैं इस रीट के पेपर में, ठीक है। उसके बाद में आपका पार्ट आता है अधिगम का, लर्निंग का। तो इस अधिगम के पार्ट से भी 2 से 3 सवाल और इससे अधिक भी बन सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 3 सवाल तो मान के ही चलिए, ठीक है। बाल विकास, अधिगम और उसके बाद में टॉपिक आता है बुद्धि का। बुद्धि से 2 सवाल आते हैं, एक तो परिभाषा पूछ सकता है या फिर कोई सिद्धांत का नाम पूछ सकता है, उसका प्रतिपादक पूछ सकता है, और एक है वो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, वहाँ से भी बन सकता है, या फिर जो कैलकुलेशन है ME/CA का सूत्र के हिसाब से वो कैलकुलेशन करना है वो क्वेश्चन भी बन सकता है। और एक क्वेश्चन बनता है एडजस्टमेंट, समायोजन की टॉपिक से। और उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, RTE एक्ट। इस RTE एक्ट से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और इस RTE में जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए। और RTE के बाद में जो इवैल्यूएशन मूल्यांकन का पार्ट आता है, मापन का पार्ट आता है, वहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है। और ये RTE हो, मूल्यांकन या मापन हो, आकलन हो, ये मतलब टॉपिक है ये आपके सारे पार्ट में सेम है। साइकोलॉजी में भी आता है, ठीक है, हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है, और ये जो पर्यावरण है उसमें भी आता है, मैथ में भी आता है। तो ये टॉपिक सेम है, कम से कम ये तो आपको क्लियर होने चाहिए कि प्रत्येक पार्ट में मूल्यांकन का एक सवाल तो आता ही आता है, तो आप इन नंबर को है वो आराम से फाइट कर सकें।
तो ये टॉपिक आपके सेम होने वाले, ये तो कम से कम आपको तैयार करने चाहिए। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से खोज सकते हैं, जो आपके पुराने पेपर है उनको आप देख करके पता कर सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार से आप एक मतलब अपने माइंड के अंदर एक क्राइटेरिया तैयार कर सकते हैं कि मुझे है वो अब क्या करना चाहिए। ये आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे बता दूं आपको, आगे टॉपिक आता है, पार्ट आता है हिंदी का। तो हिंदी में आपने अभी तक है वो बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन अब अंतिम रूप में आप है वो जो भी आपके पास मटेरियल है, चाहे आप नोट्स पढ़ रहे हैं या फिर जो 9 से 12 की बुक आती है व्याकरण की वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप अंतिम रूप से जो भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि हिंदी में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इतने हार्ड नहीं आते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में आता है संस्कृत का पार्ट। संस्कृत, बहुत सारे विद्यार्थी है वो संस्कृत को हार्ड मानते हैं कि ये सब्जेक्ट है वो बहुत ही हार्ड है। तो आपको संस्कृत में जो आपको टॉपिक सर लगे वो तो आपको इन्हें पढ़ ली होगी, लेकिन अगर आप किसी एक पार्ट विशेष को छोड़ते हैं तो फिर आपको मतलब जो पार्ट पीछे बच जाते हैं, अगर आप संस्कृत को छोड़ते हैं, आपके पास हिंदी है, मैथ है, पर्यावरण है, जो भी आपके, अगर आप L2 से हैं तो आपकी SST है, साइंस मैथ जो भी है, तो आपको मतलब जो पीछे पार्ट बच जाते हैं उन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी आप मतलब ये है वो पात्रता पास कर पाएंगे, ठीक है। तो संस्कृत में आप जो पार्ट आपको अच्छे लगते हैं वो आप क्लियर करें। और उसके बाद में जो आपकी शिक्षण विधियाँ हैं, यह आपके संस्कृत की शिक्षण विधियाँ लगभग हिंदी के समान ही रहती है, क्योंकि इसमें जो शिक्षण के साधन हैं या फिर जो भी अलग अलग विधियाँ हैं वो लगभग जुड़ी हुई ही रहती है, मूल्यांकन का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप है वो तैयार कर सकते हैं, सेल्फ नोट्स के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अगला पार्ट आता है गणित का और पर्यावरण का, ठीक है। तो गणित में आपको क्या करना चाहिए, आपने गणित में शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, आप है वो उनका रिवीजन करें। और इस गणित में आपको क्या करना चाहिए, तो मैथ में जहाँ तक हो सके आप है वो अधिक से अधिक जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि हर टॉपिक में है वो जो क्वेश्चन बनते हैं वो अलग अलग टाइप से बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक आता है, लाभ हानि का टॉपिक आता है, उससे अगर आप बात करें तो लाभ हानि के लगभग 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। किसी में कुछ पूछा जाता है, किसी में कुछ पूछा जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपके पास में सेल्फ नोट्स बनाए हुए हैं तो आप है वो आसानी से मैथ को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में जैसे ये लाभ हानि के 5-6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इनमें एक फिक्स फॉर्मूला होता है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके मतलब ये माइंड सेट में क्लियर होना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस प्रकार से ये क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये काम करना चाहिए आपको। उसके बाद में जो पर्यावरण EVS का पार्ट आता है, पर्यावरण में आपके सेल्फ नोट्स होने चाहिए, क्योंकि पर्यावरण का जो पार्ट है वो काफ़ी बड़ा है और इसमें आप इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, मंदिर है, मेले हैं, इस प्रकार जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहले आप उनको तैयार करें। परिवार से एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो अलग अलग जो भी टॉपिक है उनके हिसाब से आपके पास है वो माइंड सेट तैयार होना चाहिए कि ये आने वाले हैं। तो ये L1 का हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो L2 है, L2 वालों के लिए क्या करना चाहिए। हालांकि मेरा L1 ही रहा है, मुझे L1 के बारे में है वो जो अनुभव है, लेकिन L2 वालों के मनोविज्ञान में भी जो मैंने L1 में बताया वही सेम रहने वाला है, आपको उस हिसाब से करना चाहिए। हिंदी 9 से 12 की जो बुक है, संस्कृत के लिए भी आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं जो मैंने L1 के लिए बताया। SST है, साइंस मैथ है, जो भी इस कैटेगरी से हैं तो वो अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या करना चाहिए कि जिन स्टूडेंट्स ने रिवीजन कर लिया है, आपका अच्छा से रिवीजन हो चुका है, और आप इस अंतिम दिनों में आपको क्या करना चाहिए। तो आप अंतिम दिनों में अगर हम बात करें तो आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट देने चाहिए। जैसे आपने इससे पहले अगर टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप जहाँ तक संभव हो सकें जो पुराने क्वेश्चन पेपर है, आज तक जो भी पेपर हो चुके हैं उन पेपर से जो भी क्वेश्चन है उनका अभ्यास करें। और दूसरे नंबर पर आप है वो एक मॉडल पेपर से भी अभ्यास कर सकते हैं। आपके पास में मॉडल पेपर की कोई एक बुक होगी, अलग अलग आती है, दक्ष की आती है, मूमल की आती है, उत्कर्ष की आती है, तो अलग अलग बुक्स आती है। आप जो भी आपको उचित लगे उस बुक से मॉडल पेपर है वो सॉल्व कर सकते हैं। और
मॉडल पेपर सॉल्व करते समय ये ध्यान रखें कि एक तो आपके क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और एक आपका इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी है वो अपना जो टाइम होता है उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। टाइम पीछे बहुत कम बचता है और क्वेश्चन बहुत अधिक बच जाते हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आप एक जो टाइम है उस टाइम की लिमिट का पता करें कि आप कितने समय में है वो पेपर कर पाते हैं, और इसकी हिसाब से अपनी हैबिट सेट करें। और जो आप किसी कोचिंग विशेष से अगर आप देते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो आप इसका विशेष ख्याल रखें कि जो टेस्ट सीरीज़ है उसका लेवल आपके एग्ज़ाम के लेवल से अधिक हो सकता है। और आप माइंड सेट में कभी भी ये न लाएं कि पेपर है वो इस तरह से हार्ड आने वाला है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि ये जो कोचिंग की जो भी टेस्ट सीरीज होते हैं इनका जो लेवल होता है वो अधिक होता है, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद में मतलब एक आपके माइंड सेट में ये क्राइटेरिया फिक्स हो जाएगा कि मैं वो किस लेवल से हूँ, मुझे क्या करना है। और आप जो भी आप पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसमें ये अधिकतर ढूंढने का प्रयास करें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, किस साल में कौन से पेपर में कितने क्वेश्चन बने हैं। उस हिसाब से आप है वो किसी टॉपिक को कितनी वरीयता देनी है और किस टॉपिक को कम पढ़ना है, वो आप है वो इन अंतिम दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक हो सके जो आपके पास सिलेक्टेड मटेरियल है उसी का उपयोग करें, किसी भी प्रकार की नई सामग्री का उपयोग न करें। जो आपने नोट्स बनाए हैं सेल्फ नोट्स बहुत ही अच्छे होंगे, आप उनका बार बार रिवीजन करें। ये आपकी है वो अंतिम रणनीति होनी चाहिए। तो आप है वो पहले आपने रिवीजन कर लिया है, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज़ का ये कार्य करें। और उसके बाद में जैसे मतलब ये 20 दिन बचे हैं, उसके एग्ज़ाम से लगभग 2 या 3 दिन पहले आपके जो पेपर सॉल्व करने की अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में एक नई वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। तब तक आपको मतलब स्वयं को एक पॉजिटिव रखना है, क्योंकि ये समय है। अगर आप बहुत पीछे हैं और ख़ुद को चुनौती के रूप में पेश करते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस तरह से मतलब एक निरंतर पढ़ाई में लग जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और अगर आप बहुत आगे हैं और अपना संतुलन खो बैठते हैं, क्योंकि ये अंतिम समय है, इसमें कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत आगे चल जाते हैं और कई ऐसे होते हैं कि बहुत आगे जो गए हुए हैं वो भी है मतलब अपनी लाइन से पीछे हट जाते हैं। तो अंतिम समय का सही उपयोग करें और निश्चित रूप से आप है वो इस सफलता में भागी होंगे। जो आपकी अलग अलग कैटेगरी है उसके हिसाब से अंक निर्धारित है पेपर जो रीट का प्रमाण पत्र पास करने का। जैसे कि अलग अलग कैटेगरी हिसाब से जनरल के 90 अंक हैं, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी निर्धारित है। और आपको जो माइंड सेट है वो आपको इससे भी बहुत आगे तैयार करना है कि मुझे इतने अंक लाने, तभी आप इस आंकड़े तक पहुंच पाओगे। आपका टारगेट है वो बड़ा होना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया है कि आपको वो अंतिम समय में क्या करना चाहिए। काफ़ी समय हो गया आपके साथ में बातचीत करे हुए, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है स्कूल की वजह से। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।